अच्छा देखो गाइस, आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब देख विजय, हाँ भाई काम है, ये देख रहे हैं चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा है। चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, चैप्टर नाम लिखा है यहाँ पे ना, चैप्टर का नाम नहीं है। मैंने ये बोला कि आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल मतलब ऑलरेडी बात मैंने बोला आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाबू ये आपका चैप्टर ना 10th क्लास में लिखा, 10th क्लास में चैप्टर 7 था शायद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां पे चैप्टर एक सिंगल सा चैप्टर हुआ करता था, यहाँ पे क्या किया इसको 3 टॉपिक्स में 3 चैप्टर्स में तोड़ दिया, 10, 11, 12। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में आप को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई, एक बनाई 2D में और एक बनाई 3D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बात समझ में आ गई ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। भाई नेचुरल सी बात है, जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स में थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे करी है, ठीक है ना। अब 2D के अंदर इन्होंने फिर क्या किया, 2D के अंदर इन्होंने फिर 2 चैप्टर्स बना दिए। 2D के अंदर 2 चैप्टर्स बना दिए, 2 टॉपिक्स बना दिए, एक चैप्टर 10 और एक चैप्टर 11। बात समझ में आ गई। एक चैप्टर 10 और एक चैप्टर 11 और 3D में इन्होंने डाला चैप्टर नंबर 12। 2D और 3D में से घबराने वाली बात नहीं है, एक ही चीज होती है। जो 2D है उसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। 2D में क्या होते हैं, सिर्फ एक्स और वाई, और 3D में बहुत बढ़िया एक्स वाई के साथ क्या आता है, जेड आता है। सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। 12th में थोड़ा सा और जाके ब्रॉड हो गया चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर 12 है इसका नाम ही है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। पर 11th में बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन दिया गया आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ये 12th में आप जैसे ही पहुंचोगे बड़ी क्लास में, ये वेक्टर और 3D में टूट जाएगा अगला टॉपिक। चैप्टर 10 और 11 में वेक्टर अलग चले जाएगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग चले जाएगी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हो, वहां पे आप इसको पूरा ब्रॉड रूप में पढ़ोगे। वेक्टर 3D में लाइन अलग पढ़ोगे, प्लेन अलग पढ़ोगे, समझ गए ना। हाँ अब देखो चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें हम 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, और एक पढ़ेंगे आप स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम दिया गया है स्ट्रेट लाइन खाली चैप्टर 10 के अंदर, लेकिन इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक है कार्टेशियन सिस्टम और एक है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। चैप्टर 11 की बात करता हूं तो इसमें भी 2 टॉपिक्स हैं। एक आप पढ़ते हो इसके अंदर सर्कल, सर्कल को सब जानते होंगे, नाम सुना सा है, गोल, इसमें रेडियस सर्कल, ठीक है। एक सर्कल पढ़ेंगे और एक आप पढ़ेंगे इसके अंदर कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। और जो आपकी बुक है उसके अंदर नाम से कॉनिक सेक्शन लिखा होता है। तो यहाँ पे आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं बेसिकली। एक तो सर्कल पढ़ना होता है, सर्कल हम अलग पढ़ेंगे बिल्कुल। तो कॉनिक सेक्शन में आप 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे पैराबोला, एक पढ़ेंगे हाइपरबोला, एक पढ़ेंगे एलिप्स। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हो गए यहाँ पे, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, कार्टेशियन सिस्टम और स्ट्रेट लाइन। ये आपका बच्चे अलग चैप्टर है, इसका नाम भी इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसका नाम ही 3D है। समझ गए, तो नाम लेने का फायदा है, बहुत सिंपल चैप्टर है, घबराना नहीं। और ये कुछ नहीं बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है। इसका मैं इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करूंगा, टॉपिक वाइज हम लोग बच्चे पढ़ते चलाएंगे हर चीज। घबराने का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग अगर समझ में आ गई, फॉर्मूले अगर हमारे ग्रिप में आ गए तो बन जाएगा। और फॉर्मूले हमारे ग्रिप में नहीं है, स्टार्टिंग समझ में नहीं आई, फॉर्मूले के मालूम कौन सा कभी यूज होना है तो नहीं बनेगा, कोई इतनी हिम्मत लगा ले इसमें, ठीक है ना। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। भैया नाम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सबको पता है स्ट्रेट लाइन होती क्या है, सीधी रेखा। लाइन सेगमेंट और एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, 2 लाइन एक लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते, कर्व है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, सीधी होती है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर चाहे वो एक्सिस पर, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बेसिक से उठाऊंगा क्योंकि बेटा को मैंने 10 तो पढ़ाई नहीं, दोनों मुझे पता ही नहीं क्या क्या रहा था, चला क्या रहा है, इसलिए हल्का सा 9th क्लास की बात करते हैं थोड़ी सी। 9th क्लास में हम लोग 9th 10th ही कुछ नहीं बाबू,
वास्तव में 9th 10th की है, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, मतलब कल प्राइस होगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है और ये एक्स डैश एक्सिस। अच्छा एक बात की सबको जानकारी है, अपने घर में हर कोई शेर होता है और दूसरे घर में जाके सब चूहे हो जाते हैं, है ना? वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है। एक्स एक्सिस पे एक्स एक्स होता है, वाई 0 होता है। पासवर्ड में आ गया ना? हाँ बाबू पासवर्ड कैपिटल में कपिल 20 KAPIL 20, ठीक है ना? कैपिटल। हाँ समझ में आ गई बात अच्छी। तो एक्स एक्सिस पे एक्स कुछ होगा, वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे वाई कुछ होगा, एक्स 0 होगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना? सेम एज एक्स डैश और वाई डैश, बस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे पॉजिटिव। देन क्लास में आपने जैसे मालूम सब बच्चों में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, लिख दूं क्या पूरा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, पढ़ा होगा सब, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एक चीज होता है प्लस प्लस, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये यहाँ पे एक्स और वाई थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव नेचर के होते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात? ये बात तो 9th क्लास में थी ना? ये तो मैंने बेबात बकवास बताई है आपको, ठीक है ना? आगे इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बॉस, डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला, सब कुछ नया है बेटा, सब कुछ पुराना है, कुछ भी नया नहीं। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जो 2D के फॉर्मूले हैं वही 3D के फॉर्मूले हैं, बस वहां पे क्या आएगा? फालतू जेड आएगा। डिस्कस करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे मान लीजिए लेट सपोज यू हैव अ पॉइंट A विच इज x1 y, और एक पॉइंट और है आपके पास B, दिस इज x2 और y। मान लिया एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y। हमसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। 10th क्लास में खूब पढ़ा है, दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होती है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला रूट ऑफ, बहुत बढ़िया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सही लिखा मैंने? गलत लिखा? मैंने y1 माइनस y2 लिख दिया, y2 माइनस y1 गलत है कोई? y2 माइनस y1 गलत। a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर एक ही होता है, अलग होता है? एक ही तो होता है। मैं जानबूझ के पलटे क्यों लिख दिया ताकि बच्चे देखें ये क्या लिख दिया अंदर। अबे कुछ नहीं है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता बेटा। माइनस में थोड़े देख, हाँ भाई -2 + 1 का जो होल स्क्वायर होता है वही -1 + 2 का होल स्क्वायर होता है, चेक कर लो। अरे बार को माइनस में लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है ना? क्यों होती तो बच्चे सोचने वाले इश्यूज होते हैं। 11वीं क्लास के बच्चे क्या सीख रहे हैं साथ बैठ के? a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + सॉरी a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, b माइनस a का होल स्क्वायर, b² + a² - 2ba। क्या फर्क पड़ा भाई? समझ में आ रही बात? अच्छा देखो 2D में जो फॉर्मूला है वो 3D में फॉर्मूला है। अगर यही सवाल 3D में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में तो फिर क्या डिफरेंस होगा? ये पॉइंट होगा x1 y1 z1, ये पॉइंट होगा x2 y2 z2। तो फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने क्या हो जाएगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? सिंपल है। आगे चल आइए नेक्स्ट एक होता है बेटा सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला फालतू की बातें करा तो बैठ के बैठो राशि का बहुत ज्यादा। हाँ सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सिर्फ सुना तो होगा, देखा भी होगा 10th क्लास में, ठीक है बच्चे? तो देखिए सेक्शनल फॉर्मूला जो हमारा होता है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था ना वो एक तरीके का पढ़ा था, 12th में किसकी बच्चे ने क्या पता थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स में एक्स्ट्रा भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो मुझे लगता है सारे कलाकार बैठे हैं, ठीक है ना? देखो दो तरीके से होता है सेक्शनल फॉर्मूला, एक होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक इंटरनल के लिए होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन, दो के लिए होता है। तो सबसे पहले फॉर्म इंटरनल डिवीजन, हम पहले जानते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला होता है। और इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला कैसे होता है? देखो मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 और y।
इसको कोई P पॉइंट, इसको कोई P पॉइंट x कोमा y किसी रेशियो में डिवाइड करता है m रेशियो n में। 10th में भी यही होता था, तो बस वहां पे m को m1 बोलते थे और n को m2 बोलते थे, याद है ना। m यहाँ पे m और n जो मैंने बोला है वहां पे m1 और m2 लिखा होता था। बस 11th में क्या हो गया, m1 को m बोल दिया और m2 को n बोल दिया, इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गई बात। तो इसने कैसा, इस p ने क्या किया, इस ab को इंटरनल डिवाइड किया। इस p ने ab को कैसे डिवाइड किया है, इंटरनल देख रहे हो, बीच में से काटा है, अंदर से काटा है, बीच में से नहीं अंदर से। इंटरनली कहीं पे रेशियो डिवाइड किया और किस रेशियो में डिवाइड किया है, m रेशियो n में। तो इसमें x निकालने का p पॉइंट कैसे निकालते हैं, p पॉइंट का मतलब x और y कैसे निकालते हैं, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n। याद है ना 10th क्लास में भी होता था ये। वहां पे क्या बोलते थे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बस बात वही है, m1 को m बोल दिया, m2 को n बोल दिया। ये किसका फॉर्मूला बेटा, x निकालने का इंटरनल डिवीजन। और y निकालने का फॉर्मूला भी यही है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, यही सवाल अगर 3D में होता तो ये पॉइंट होता है x1 y1 z1, ये पॉइंट होता है x2 y2 z2 और ये वाला पॉइंट होता है x y z। x निकालने का फॉर्मूला ये, y निकालने का फॉर्मूला ये, z निकालने का फॉर्मूला भी यही होता। क्या होता है, z बराबर m z2 प्लस n z1 अपॉन में m+n। x का x, y का y की जगह पे x की जगह y आ गया, z आ गया तो y की जगह z बैठ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, समझ गए ना। ये था इंटरनल डिवीजन। इसी तरीके से होता है एक्सटर्नल डिवीजन। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, भाई जरूर होना अंदर से डिवाइड करे, बाहर से डिवाइड कर सकता है। जैसे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अब एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है वो सीखो। देखो मेरी बात सुनना, विशाल और मेरे बीच कौन बैठा है, कामरान हमारे बीच में बैठा है ना कहीं पर ये, तो ये हमें इंटरनल, विशाल और ये मुझे कामरान इंटरनल डिवीजन डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। इंटरनल किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, मान लो 2:1 में कर रहा है या 5:3 में कर रहा है, मतलब किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गई बात। लेकिन जरूरी है कि कोई पॉइंट, दो पॉइंट को बीच में से डिवाइड करे, इंटरनल डिवाइड करे, एक्सटर्नल डिवाइड कर सकता है। भाई हम किसी को दो तरीके से कुछ कह के भाग सकते हैं, अंदर आए ये वो तेरी फलां ठिकाना भाग गए है, या बाहर से चिल्ला चिल्ला के भाग गए, दो तरीके होते हैं ना। एक बाहर से भी डिवाइड करता है, बाहर से कैसे आएगा, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, वही सेम ए पॉइंट है आपका x1 y1, ये आपका बी पॉइंट है x2 और y2। अब एक पी पॉइंट है, एक पी पॉइंट है x कोमा y, जो ना इस ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल मान लो जैसे मैं बैठा हूं, मैं इस कामरान को और विशाल को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हूं, मतलब कि मैं इसको और इसको दोनों को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा हूं। बोलो तो मैं, मेरा जो है मुझसे केडी से कामरान तक का जो रेशियो है और मेरे से ही विशाल तक का जो रेशियो है वो अलग अलग होगा। यूं मत बोलना कि ये मतलब हम दोनों के बीच का रेशियो, उन दोनों के बीच का रेशियो, उस कंडीशन में क्या बन गया, उस कंडीशन में फिर इंटरनल डिवीजन हो गया, ये दोनों का इन दोनों का नहीं, इससे इसका फिर इसी से आगे वाले का। समझ गए ना। मतलब भाई यहां से यहां तक का रेशियो मान लो आपका n है और यहां से लेके यहां तक का रेशियो मान लो आपका m है, ये n था, यहां से लेके यहां तक का रेशियो। m बड़ा होता है, n छोटा होता है। क्यों? क्योंकि m पे से n घटता है, माइनस होता है। समझ में आ गई बात मेरी। तो याद रखना p से b तक का जो रेशियो होगा उसे m से रिप्रेजेंट करना या m1 से, और p से a तक का जो रेशियो होगा उसको m2 से, मतलब कि b से, सॉरी m से। ठीक है ना। अच्छा, घर में घबराना नहीं है, p से a का और p से b का रेशियो वही है, m रेशियो n, m रेशियो n ही है। बस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह लगा देना इंटरनल डिवीजन। अब तुम लोग सर हमें कैसा लगेगा, इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है, आपको पता नहीं करना, आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। ठीक है ना। आपको दिमाग का हिम चला के फायदा क्या है, जो थोड़ा बहुत तो उसको बस फॉर्मूले याद करने लगा है ना। तो उसका x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम mx2
एन x1 अपॉन में एम एन, बस यहाँ प्लस था और एक्सटर्नल में क्या हो गया माइनस। बस इतना सा चीज है, थोड़ा 250 ग्राम। आसान है ना फॉर्मूला याद करना। Yes, sir. y बराबर क्या होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में, M minus. अब समझ गया ना एम को बड़ा वाला क्यों लेके चलना है, कंसीडर करना है क्योंकि एम माइनस एन आ रहा है। अच्छा जेड के लिए भी यही फॉर्मूला है सेम, 3D में आ जाए तो जेड के लिए भी यही फॉर्मूला है। हाँ एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन में एम माइनस एन। क्लियर हो गया। अच्छा ये भी मैंने नया फॉर्मूला बताया ईमानदार, ये भी नई बात बताई मैंने, ये भी पुरानी बात है ना बॉस, ये भी पुरानी है, ये हल्की सी नहीं हो गई। और कोई बच्चा फाउंडेशन वाला हो हमारे बीच या थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने वाला हो तो हाँ, तो शायद उन्होंने आरडी बाडी में किसी एक्स्ट्रा बुक में पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला, समझ में आ गया। क्या बस यही मत पूछे। अच्छा इसी के अंदर ना आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, सर जी ये पढ़ा हाँ, ये पढ़ा। पढ़ा है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो पता है यही है, वहां पे एम और एन इक्वल होते हैं, वहां पे एम और एन क्या होते हैं इक्वल होते हैं जी। हाँ जी, एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट नाम से ही पता लग रहा है तो बीच में है, बीच का देखा। जैसे एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट है बेटा जैसे x1 y का, और एक बी पॉइंट है आपका बाबू x2 और y। इसको किसी m पॉइंट ने x, y ने मिड पे डिवाइड किया। मिड का मतलब क्या हो गया, जितना a से m का रेशियो है उतना ही m से b का रेशियो है। ऐसी कंडीशन में आते हैं ट्राइसेट भी करता था, 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करता था, के मानते थे या वन रेशियो मानते थे, नहीं वो जब मानते थे के रेशियो 1, मिड पॉइंट फॉर्मूले में कभी के रेशियो 1 नहीं मानते, 1 ratio 1. हाँ वो सेक्शनल फॉर्मूले मानते जब रेशियो निकालना होता है के रेशियो 1। मिड पॉइंट फॉर्मूले में भाई मिड पॉइंट है तो के रेशियो 1 क्यों मान रहे हो, के मान रहे हो 1 मान लो, 1 ratio. गलत तो नहीं बोल रहा मैं, समझ में आ गई बात। अच्छा इसमें x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है पढ़ा हुआ आपने x1 प्लस x2 अपॉन 2 वैल्यू, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा Y1. बिल्कुल सेम y1। अच्छा 3D में होता तो z निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बस इतना ही चेंज होता है खाली, समझ में आ रही बात। मतलब 3D तुम्हारे साथ साथ चल रही है, चैप्टर नंबर 12 बहुत इजी है, बहुत आसान है यार। अभी भी कोई मैं नई बात बताई तो पुराने जमाने की पापा टाइम की बातें है कि नहीं, सत्तावन की बात है। हाँ देखो जी आइए, एक होता है बेटा सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सर जी ये था 10.3 सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्रायंगल के बीच का हिस्सा। हाँ अच्छा इसको एक चीज और बोलते हैं, कई जगह आपको ना इसकी जगह ये भी लिखा मिल सकता है सेंटर ऑफ ट्राइंगल की जगह मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। बात तो वही है, इसमें वाई भी होता था, भाई वाई तो सब में ही है, 2D है गले कैसे वाई भी होता था, जेड भी होता था, हाँ जेड था वो। छोड़ जो भी होता था। मेरी बात सुना, फिलहाल 2D पढ़ रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक आज 2D वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसको टाइम के लिए बात करूंगा। सेंटर ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करो या मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करो, बात एक ही होती है बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग बातें हैं, दोनों चीजें एक ही हैं आपकी। तो देखो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए का, ए पॉइंट दिया आपको x1 y1, बी पॉइंट है x, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है आपका मान लीजिए x2 y2, x3 y3 और सी पॉइंट है आपका x3 y3। इसका एक सेंट्रोइड है, ये निकालना है हमें, इसका एक सेंट्रोइड है बेटा, हमें ये निकालना है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। ये सेंट्रोइड है मान लो x, y, इसको O बोल देता हूं जैसे, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, x निकालने का फॉर्मूला याद है करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अरे मिड पॉइंट ही तो है, यहाँ 2 होते तो अपॉन में 2 होता था, यहाँ 3 है तो अपॉन में 3 आ गया, तो बम छोड़ना है, समझ में आई बात। ऐसी अब तो बता दो यार y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यही सवाल अगर z 3D में होता तो z निकालने का, मेरी बात समझ में आ गई। नहीं 4 नहीं, बोर्ड ही नहीं है, 3D तक ही है। देखो कोई बात नहीं, y1 प्लस y2 प्लस, ये तो सोचा घर में बच्चे पैदा हो रहे, जितने मर्जी कर लो,
4 होते तो 5 होते तो 6 होते तो अल्लाह की देन है। अबे कलाकार ये उमेर भी कुछ इसका नाम है उमेर खान, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ अच्छा ये समझ में आ गई बात सबको, सेंटर ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप देखना बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में। द नेम ऑफ टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बेटा मैं लंबा छोटा और सब ले लेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यही मान लीजिए एक ट्रायंगल है, लेट सपोज यू हैव अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ए बी सी, यू कैन टेक एनी वन, मतलब कोई भी ट्रायंगल ले लेना आप, ठीक है ना। वही 2D में पढ़ रहे हैं तो पी पॉइंट मेरा क्या है x1 y1, क्यू पॉइंट मेरा क्या है x2 y2 और आर मेरा पॉइंट क्या है x3 y3। अच्छा एक बात बहुत छोटी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबने पढ़ा होगा, 23 31 12 करके टीचर याद कराते थे। ऐसे याद कराया था ना, 23 31 12 याद आ रहा है टीचर कैसे आता है 23 31 12, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी? एक्स वाई से वो 23 31 12 गलत तो नहीं है, उसकी फॉर्मेशन का क्या फंडा है वो तो पता होना चाहिए। मैं समझा मैं हूं ना बाबू, मैथमेटिक्स बाय केडी सर। देखो हाँ बताता हूं बेटा बनता कैसे फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट का साइन। या उन्होंने फिजिक्स में आपके सर ने पढ़ाया होगा डेरिवेशंस के अंदर। हाँ अरे मैथ तो सब बता देंगे घबराना। हाँ समझ में आ गई बात। देखना बाबू तू देखता तो है नहीं, गुस्सा करता है। हाँ जैसे 1/2 यहाँ लिखना x1 x2 x3, यहाँ लिखना y1 y2 y3 और यहाँ लिखना 1 1 1। अब क्या 1 1 1 क्यों बेटा 2D में पढ़ रहे हो ना, x आ गया y आ गया, मैं z होना भरोगे तो वहां क्या डालते हैं 1 1 1 डालते हैं। ठीक है 10th क्लास में भी कई बच्चे सीख लेते हैं इसका ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना। सुनना बच्चे यहाँ लिखना प्लस माइनस प्लस, हमेशा कैसे लिखोगे प्लस माइनस प्लस। अच्छा ये बात समझना भी सब बच्चों, ये डिटरमिनेंट है, इसको मैं इवैल्यूएट करने जा रहा हूं यहाँ पर। अब बिल्कुल मत घबराना, तुम सोचो डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट कर रहा है, क्या चीज है। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 4 का नाम ही डिटरमिनेंट्स है। वहां पे आप इसको खूब एक नहीं इकट्ठा भर के सवाल है खूब निकाल के सॉल्व कर, जैसे बम फोड़ते हैं ना निकाल खूब फोड़ना सवालों को। बात समझ में आ गई ना। फिलहाल आप ये देखो ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ लिखना x1 x2 x3, यहाँ लिखना y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1, ठीक है ना। फिजिक्स में आप लोगों ने खूब पढ़ा डेरिवेशन में, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं 1/2 मॉड लगाना। क्यों मॉड क्यों लगा रहे हैं? एज एरिया नेवर बी नेगेटिव, एरिया का भी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए क्या लगाना मॉडुलस का साइन लगाना, ठीक है। अब सुनो जैसे x1 लिया, क्या लिया x1 लिया, तो जो भी एलिमेंट लेंगे उसके रो और कॉलम को छिपा लेंगे। y1 y2 y3 और ये क्या लिखा था 1 1 1, ये था ना प्लस माइनस प्लस। जो भी एलिमेंट होंगे उसके रो को उसके कॉलम को छिपा लो। नहीं समझ में आई बात? समझ गए ना। ये चारों बचे, पहले इसके इंटू इससे माइनस इसके इंटू इससे पढ़ाया था सबने, पढ़ाया ना फिजिक्स में, है ना। y2 बन जा y2 माइनस y3 बन जा y3। दोबारा बोलो बेटा। डायरेक्ट याद नहीं कर सकते मतलब। हाँ डायरेक्ट याद कर सकते हो। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम 10th क्लास में डायरेक्ट में फॉर्मूला याद है तो उसको क्यों सीखें। अरे सीख बेटा, मैं तो आपको सिखाने की नहीं हूँ, आपको याद करना है तो आप याद करो, आएगा एग्जाम में आता है। यहाँ ध्यान दो। अच्छा ये बात समझ में आ गई सब बच्चों। अच्छा एक चीज और, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स में आप लोग कभी नहीं पूछते होगे सर इसकी इंटू क्यों करी पहले। भाई पहले इसकी इंटू करी बाद में इसकी करी, पहले इसकी बाद में इसकी क्यों नहीं करी? पता है बच्चे मैं समझाता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ आज सारी बात। ये क्या बना है कोऑर्डिनेटर, इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं? 4 होते हैं। डायगोनल 2 होते हैं, समझ में आ रही। इसे घर में ऐसी शेपों में 4 डायगोनल्स होते हैं। सुनो इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं खाली, ठीक है ना। एक होता है मेन डायगोनल, एक होता है नॉर्मल डायगोनल। कौन सा मेन होता है कौन सा नॉर्मल होता है उसका पता ही नहीं है, बस पढ़ते हैं 2 डायगोनल है। मेन डायगोनल का 3 नाम होते हैं मेन डायगोनल के, इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। मैं समझाता हूँ क्यों होते हैं। ये इस तरीके से होते हैं जैसे ये लिखा है, ये लिखा मैंने A11 A12 A21 A22। अब देखो यहाँ पे 2 डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है,
इसमें मेन डायगोनल कौन सा होता है, जिसके सेम होते हैं 1 1 2 2, ये मेन है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये नॉर्मल है। समझ में आ गई बात। इस 1 1 का मतलब है पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट। नहीं समझ में आई बात। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, यहाँ 9 एलिमेंट है, वहां 4 ही है, तो आगे निकले। ये हो गया A13, ये हो जाएगा A23, ये हो गया A31, A32, A33। तो मेन डायगोनल कौन सा है, ये वाला। नहीं समझ में आई बात। मेन डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। दोबारा बोल दूं, समझ में आ गई बात है सबको। तो जिसके ये सेम होते हैं ना, वो मेन डायगोनल होता है, और ये कौन सा होता है, ये है नॉर्मल डायगोनल। तो हमेशा पहले मेन डायगोनल की इंटू होती है, बाद में नॉर्मल की होती है डिटरमिनेंट के अंदर। याद रखोगे ना इस चीज को, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो जो भी एलिमेंट लोगे उसके रो कॉलम को छिपा देना। दोबारा देखो, अब क्या लिया मैंने, माइनस का x2 लिया, माइनस का x2 लिया, समझना, माइनस का x2 लिया, इस बार ये वाला लिया है ना। तो जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके रो कॉलम को छिपा लेते हैं ना यार, उसके रो कॉलम को छिपा लो। इस बार ये लिया है तो इसके सामने वाले को रो को, इसके साथ वाले कॉलम को छिपा लो। क्या बचा, ऊपर के 2 और नीचे के 2। पहले y1 की इंटू होगी y3 की, y3 फिर दोबारा बेटा y1 की, मेन डायगोनल की इंटू होगी y1 माइनस y3। अब लिया प्लस का x3, क्या लिया प्लस का x3 लिया। जो भी एलिमेंट आप लोगे ना उसके रो कॉलम को छिपा लो, बस एक काम करना होता है। ये वाला एलिमेंट लिया ना, इसके रो को छिपा लो, इसके कॉलम को छिपा लो, इसकी इंटू इससे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। अब देखो कुछ बच्चों की आवाज नहीं निकल रही, पता क्यों नहीं निकल रही आवाज, चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा था 31-12 था, तो 31-12 था ये तो, पर ये तो 23-31-12 की जगह 23-13-12 हो गया, है कि नहीं। फंस गया ना लफड़ा दूसरी बसा बच्चे, हाथ ऊपर रखो। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, वहां पे 31 होता था, तुम्हें ये बात याद है, तो तुम्हें ये बात याद नहीं है, प्लस होता था 10th क्लास में। फंस गया, बोला घुस गया। तो बच्चे ये फॉर्मूला भी वही फॉर्मूला है, बस 10th क्लास में क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, 23 ऐसे पढ़ते थे। चलो मैं 23-31-12 31, अरे 31 कैसे हो गया पता है ना, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो सर जी ये सही की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लस 23, 31 और एक 12। अब एक बात सुनो, सिंपल सा पढ़ना है, आपको बनाना भी सिखा दिया फॉर्मूला, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर 10th क्लास का अप्लाई कर दो, अच्छा एक चीज हो, प्लस माइनस प्लस ऐसे ही क्यों लगाए भाई, देखो चीजों की बारीकियां पता होनी चाहिए। बैठा तो ना मामले बैठे यहाँ पे बेफालतू मास्टर को पैसे दे रहे थे सारे, दूसरे वाले का खून चूस ले, थोड़ा ला ले रहे, है कि नहीं। देखो कभी भी ऐसे जरूर नहीं ऐसे सॉल्व करो, आपका मन करे, मैंने ऐसे सॉल्व कराया ना प्लस माइनस प्लस करके, आपका मन करे आप ऐसे सॉल्व करो प्लस माइनस प्लस, आपका मन करे इधर से नहीं तो इधर से सॉल्व करो प्लस माइनस प्लस, नीचे से कर लो प्लस माइनस प्लस। नहीं समझ में आई बात, कैसे भी ले, हाँ किनारे से स्टार्ट करोगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, और अगर आप बीच में से स्टार्ट करोगे तो प्लस माइनस प्लस की जगह माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब किसी का दिल ऐसा नहीं करना चाहिए मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसे नहीं करना होता सॉल्व। बस समझ में आ गई, या तो ऐसे सॉल्व करते हैं, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। समझ में आ गई बात, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। किनारे से चलोगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बीच में चलोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज आप कहोगे सर यहाँ पे यहीं से क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं करा, वो 10th क्लास के फॉर्मूले से लगा रहा था मैं, बाकी यहाँ पापा तो कांस्टेंट वैल्यू होगी 3 2 5 9 माइनस 2 3 कोमा कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो यहाँ लिख दी जाएंगी, चाहे आप ऐसे सॉल्व करना चाहे आप ऐसे सॉल्व करना, आपकी इच्छा है, आंसर हर कंडीशन में सेम आएगा, ठीक है। अच्छा इसी चीज पे ना एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो आपको 10th क्लास में लिखवाया होगा, फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स, फॉर कॉलिनियर पॉइंट। बट कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, वो जो साथ जो वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, जब एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ट्रायंगल ही बनाएंगे, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ गए हीरो, नहीं समझ में आई बात।
ठीक है ना, चले आगे। देखो हाँ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट प्लस स्लोप, आज स्टार्ट होगा स्लोप। स्लोप के बारे में सुना तुम लोगों ने? स्लोप ऐसा होता है। स्लोप को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को? एम से। स्लोप होता क्या है? नहीं स्लोप जैसे हिंदी में बोलते हैं ढलान। हाँ, ऐसा जैसे होता है। बोलते हैं ना, हमारे मान लो घर बन रहा हो, मिस्त्री से बोलते हैं ना फर्श ऐसा बनाइयो कि हम पानी यहाँ पर डालें और सारा पानी बिल्कुल बिना हमें मेहनत करें सारा बाहर निकल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो स्लोप को बोलते हैं ढलान। और उसकी डेफिनेशन की बात करो तो होता क्या है स्लोप? एक सेकंड, इट इज जस्ट inclined on the plane. It is just inclined on the plane. इसी प्लेन पर हल्का सा inclined जो झुकाव होता है वो कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है बेटा? वो स्लोप। समझ में आ गया ना? स्लोप होता क्या है? इट इज द जस्ट inclined on the plane। वैसे इसकी डेफिनेशन तो आती नहीं है, हमें मालूम है स्लोप क्या होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चे, अब आता है स्लोप निकालने के लिए कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे, वो सीखेंगे स्लोप निकालने के तरीके। नंबर वन स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन एंगल थीटा, व्हेन एंगल, जिस एंगल को मैं थीटा नाम दे रहा हूं, इज गिवन। मैंने क्या बोला? किसी लाइन का स्लोप जिसका एंगल, जिसको हम थीटा बोलते हैं, अगर वो दे रखा हो तो वो स्लोप क्या हो। अगर मान लो आपको एक लाइन का एंगल दे दिया, कह रहा है कि लाइन 30 डिग्री एंगल में झुकी हुई है, ये एक लाइन का एंगल है 45 डिग्री या 60 डिग्री, तो उसका स्लोप क्या होगा, कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है बेटा, 10th क्लास में भी था, m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे बोलता है एक लाइन 30 डिग्री पे झुकी हुई है तो उसका स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री बोले तो 1/√3। 45 पे झुकी हुई है तो 1/1। समझ गया ना? tan 45 1। क्लियर हो गया ना? तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा इतना m इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत बढ़िया। आगे स्लोप of a line when 2 points x1 y1 and x2 y2 is given। किसी लाइन का स्लोप जब 2 पॉइंट दिए गए हों, एक लाइन है वो इन 2 पॉइंटों से पास हो रही है बोल दे, तो 2 पॉइंटों को आप एक को मानना x1 y1, दूसरे को मानना x2 y2, और उसका आप फटाफट से क्या निकाल दोगे? स्लोप। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2। बहुत बढ़िया, x2 माइनस x1। तो ये क्या है? ये भी एक लाइन का स्लोप है, दोनों एक लाइन के स्लोप है। ये कब यूज करेंगे? जब उस लाइन का हमें एंगल देगा। ये कब यूज करेंगे? जब हमें उस लाइन के 2 पॉइंट्स देगा। इनका मतलब दोनों m के इक्वल है, जो कि बीच में रिलेशन है। तो m इज इक्वल टू बोल सकता हूं जो tan थीटा है वो भी इक्वल है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। है कि नहीं? तो लेफ्ट बराबर राइट बराबर हो, तो tan थीटा का रिलेशन किसके साथ है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कहता है कि एक लाइन है वो 2 पॉइंटों से पास हुई, जैसे 1 2 से 5 9 से किसी 2 पॉइंट से पास हुई, तो उसका एंगल बताओ क्या होगा। तो आप पहले क्या निकालोगे? उन 2 पॉइंट रख के स्लोप निकालोगे, स्लोप को यहां रख के एंगल निकाल दो। समझ रहे हो ना? ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखो ये तो बेटा 10th क्लास में हमने सीखे थे दोनों स्लोप निकालने के तरीके। स्लोप किसी लाइन के कैसे निकालते हैं हमने 10th क्लास में सीखे थे, जब एंगल देता है और जब 2 पॉइंट देता है। लेकिन एक 2 तरीके और है, उनमें से एक तरीका लिख रहा हूं मैं, वो कौन सा और तरीका है सुनिए। एक कंडीशन और है,
slope of a line when equation of line is given। एक लाइन का स्लोप क्या होगा जिसकी इक्वेशन दे रखी हो, लाइक दिस वन। जैसे मान लो एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मतलब आपने देखी होगी, जैसे मान लो 2x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 2, ये लाइन की इक्वेशन। इसका स्लोप पूछ रहा है। अगर लाइन की इक्वेशन का स्लोप देगा तो इसको निकालने का बच्चे जो फॉर्मूला है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है वो है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ऊपर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी भी लाइन को का अगर इक्वेशन दी गई है तो उसको निकालने का स्लोप क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। जैसे इसका निकालना होगा में, इसका स्लोप क्या होगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y -5। तो इसका आंसर हो गया 2/5। अगर बाय चांस पेपर में सब फॉर्मूला भूल जाओ, एक तरीका और सिखाऊं, अगर पेपर में फॉर्मूला भूल जाओ बाय चांस, तो एक तरीका है, ये इक्वेशन क्या थी? 2x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0। y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाओ। मैंने क्या बोला? y को छोड़ के सब कुछ वहां ले जाओ, स्लोप आ जाएगा जो x के आगे होगा। देखना ये क्या है? माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का 2x वहां आ गया, प्लस का 9 आ गया। इन दोनों में से माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूं, ये प्लस हो गया, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू क्या होगा? 2 के नीचे भी 5 आ गया और 9 के नीचे भी क्या आ गया? 5 आ गया। x के आगे जो है वो भी स्लोप है। एक तरीका ये भी ये इसका कोएफिशिएंट ऑन करें। समझ में आ रही बात? एक तरीका और सिखाऊं, देखो ये आप लोगों ने फिजिक्स में सीखा होगा, जो फिजिक्स वाले बच्चे बैठे हैं, मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा डेरिवेटिव। जब हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें भी सिखाऊंगा। पर ये फिजिक्स में आपने डेरिवेशन में सीखा होगा। डेरिवेटिव करवाते हैं सर, जब ट्रायल कराते हैं इक्वेशंस को, ध्यान देना। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बताते होंगे वो। 5 y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy अपॉन में dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 बताया ना फिजिक्स में डेरिवेशन है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का dy by dx होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। डिफरेंशिएशन। हाँ, इसको m बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इतना कुछ नहीं होता। ये m हो गया। 2 बन भाई, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस काटो तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। वाह, ये भी एक तरीका है। आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको एक ही चीज सीखनी है, मतलब स्लोप निकालने का तरीका। एंगल दिया है तो ये फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट दिए हैं तो ये फॉर्मूला होता है, लाइन की इक्वेशन दी है तो ज्यादा दिमाग क्यों चला रहे हो? माइनस लगा के कॉफिशिएंट ऑफ x ऊपर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y नीचे। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो कि y को छोड़ के सब कुछ वाला ज्यादा x के आगे वाला है, या डेरिवेटिव करो। पर मैंने बता दिया भाई, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे 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 बहुत तरीके हैं स्लोप निकालने के। मेरी बात समझ में आ गई ना? पर फिलहाल आपके अभी ये 3 तरीके जो मैंने मेन पे मेंशन कर दिए हैं, वो मैंने रफ मोड पे लिए तो उनको भी रेस कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए जनाब, अटक गया। हाँ जी, एंगल देखो बच्चे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। बेटा 2 लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का मतलब 2 लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। अब हम यहाँ पे वो सीखते हैं। देखिए बेटा, एंगल बिटवीन 2 लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, फिलहाल यहाँ रखूंगा। ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आ गए आप निकल के, तो हम उसकी बात नहीं पढ़ रहे हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अगर कभी भी आपको 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालने हो गए, कभी भी 2 लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालने हो गए, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ में आ गई बात? तो ये m1 m2 है क्या?
M1 है पहले लाइन का स्लोप और M2 है दूसरी लाइन का स्लोप। समझ में आ गई? इसके लिए मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है, एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच में, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? दोनों लाइनों के स्लोप की। अब स्लोप के लिए आपको कंडीशंस देगा, या तो एंगल देगा, या 2 पॉइंट देगा, या इक्वेशन देगा। समझ में आ गई बात सबको? बहुत बढ़िया। चले बच्चे आगे नेक्स्ट। अब आती है 2 कंडीशंस। अगर 2 लाइनें पैरेलल हो या 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? समझ रहे? अब आती है कंडीशन, देखिए प्लीज। अब आती है 2 कंडीशंस। कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूं बेटा मैं यहां पर आपके साथ। देखिए पहली कंडीशन, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल देन। क्या होता है बेटा जब 2 लाइनें पैरेलल हैं? पैरेलल समझते हो ना? मान लो ये लाइन फर्स्ट है और मान लो ये लाइन सेकंड है, और आपसे कह रहा है 2 lines are parallel, then what? When 2 lines are parallel, then always remember that the slope of both line are equal to each other. M1 is equal to M2. हमेशा याद रखना जब 2 लाइनें के क्या होते हैं, 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। क्लियर है? क्यों इक्वल होते? कोई बच्चा जानना चाहता है? बिल्कुल सीधे जाते। हाँ, प्रूफ बताओ इसका। प्रूफ बता दो। देखो, अच्छा 2 लाइन अगर पैरेलल है तो वो अपने बीच में एंगल कितने डिग्री का बनाएंगे? एंगल होगा ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि एंगल तो इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है ना? तो प्रूफ देखते हैं, बस प्रूफ देखते हैं। बेटा फॉर्मूला क्या होता है एंगल बिटवीन 2 लाइन? tan थीटा। थीटा कितना है पहला लाइन के बीच में? 0 इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ये क्या है? ये है आपका 2 लाइनों के बीच में बना हुआ एंगल, और वो क्या है? 0 डिग्री। उठा के यहां रख दिया है थीटा की जगह। tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। ये क्या है बच्चे? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। 0 के नीचे बल लगा सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी 0 से होगी, इसकी 1 से होगी, इसकी 1 से करूंगा तो ये होगा M2 माइनस M1, इसकी 0 से करूंगा ये 0 हो गया, तो व्हाट इज द M2? M2 इज इक्वल टू M1। तो समझ गए ना? आपसे कोई पूछे जब 2 लाइनें पैरेलल हैं तो आप कहोगे दोनों के स्लोप्स क्या है? इक्वल हैं। ज्यादा बहस कर रहे हैं क्यों इक्वल है? क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। क्लियर है? सर वो तो कंडीशन देगा ना क्वेश्चन में, केस पे पैरेलल है या परपेंडिकुलर तो बताएगा वो नहीं, मतलब if 2 lines are parallel, if 2 lines are perpendicular। ये तो वो है, लेकिन जो M1 M2 होगा उनको कंडीशन देगा कि मतलब कि लाइन कैसी है उसकी। हाँ बिल्कुल, बिना कंडीशन का स्लोप नहीं निकलेगा ना बाबू। आपको कंडीशन देगा, या तो उस लाइन का एंगल देगा, या 2 पॉइंट देगा, या इक्वेशन देगा स्लोप निकालने के लिए। पहले जरूर थोड़ी सीधी रहा, पहले तो ऐसे जा सकती है बेटा। पैरेलल ऐसे जाए, ये पागल है क्या? पैरेलल ऐसे जाए, पैरेलल ऐसे नहीं हो, ऐसे पैरेलल तो किसी को जुकाम हो जाए उसके नाक निकले। तो 2 पैरेलल लाइन होती है ऑन अ प्लेन। समझ में आ रही बात? लगा है। सेकंड, when 2 lines are perpendicular then। बेटा अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर समझते हो ना? एक लाइन दूसरी पे 90 डिग्री के झुकाव पर होती है। ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, ये दोनों आपस में कितनी डिग्री बनाती है बेटा? 90 डिग्री का। तो हमेशा अपना जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है? -1 होता है। When 2 lines are perpendicular on each other, then the product of both line slopes are equal to 1. Always is equal to -1। ठीक है? -1। क्यों? क्योंकि एंगल आती है बेटा 90 डिग्री। जैसे इसका प्रूफ देखते हैं। इसका एंगल कितने डिग्री का बनाया बच्चे? 90 डिग्री का। ये है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। इस बार थीटा की जगह रखी है मैंने 90। tan 90 क्या होता है? इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, 0/1। 0/1 0/1 नहीं बेटा, 1/0 1/0 और
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बीच में इक्वल है तो क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी 1 से करी तो ये हो गया 1 प्लस m1 इंटू m2, इसकी 0 से करी ये 0 तो दिस इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट, दो लाइन पैरेलल के बीच में 180 डिग्री एंगल होना। अब बेटा एंगल तो 180, दो लाइनें पैरेलल होंगी तो कभी हो ही नहीं सकता, दो लाइन पैरेलल तो एंगल ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, जाएंगे। समझ गए। एक ही एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। बेटा 180 होता है लीनियर एंगल, लीनियर पे तो बनता है 180, कोई सिंगल लाइन आती है 180। अगर वो दो लाइनें मिलकर 180 बना रही है इसका मतलब दोनों लाइनें क्या हैं, एक ही पाथ पे लाई कर रही हैं, ये दो लाइनें हैं। सर ये फिजिक्स में पढ़ा था कि दो वेक्टर पैरेलल ड्रॉ करने हैं तो उनके बीच में थीटा 0 आ जाए, 180 आ जाए, बिल्कुल तो वो बिल्कुल कह रहा था। वो चीज अलग है, वेक्टर के अंदर अलग है। दो लाइन, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो वहां भी 90 डिग्री एंगल मिलेगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। बेटा एंगल तो 90 बनाएगा, परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है। लाइन में और प्लेन में क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट। अच्छा अब हम बेटा मेन टॉपिक में एंटर हो रहे हैं यहाँ पे चैप्टर के। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे हम लाइनों की इक्वेशन। अब भाई लाइन कई रूप की होती है, जैसे हम बोले बच्चे, आपने देखा होगा अभी मोबाइल, ये भी आपको एक मोबाइल के बारे में समझा दिया। अब आप क्या देखोगे, आप डिफरेंट टाइप के मोबाइल देखोगे, लेकिन मोस्ट ऑफली में क्या होता है, फंक्शन सेम होते हैं। जैसे भाई आप देखो, अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन के रिगार्डिंग नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि लाइन की कितनी फॉर्में होती हैं, कितनी टाइप होती है, तो बेटा आप लोग उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। जैसे मैं छोटी सी बात बोलूं, अगर हम कहें विजय को हनुमान जी बनाओ, तो विजय को हनुमान के आप कैसे बनाएंगे, हम इसको सिंदूरी कलर में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, इसके मुंह में बहुत घुसेड़ देंगे, पीछे पूंछ लगा देंगे, गदा दे देंगे इसके हाथ में, मतलब इसको हनुमान जी वाला गेटअप दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मालूम था हनुमान जी जो है इस रूप में दिखते हैं। अगर हम इसको कहें शंकर जी बनाना है, पकड़ लो, ठीक है, इसको नीले रंग का पेंट मारेंगे, भड़ ठीक है ना, साफ डाल देंगे, त्रिशूल देके नंगे पांव खड़ा कर देंगे, आ भाई आ जा तू लाइन में, तो ये कौन होंगे, शिव जी बन गए। अब भाई अब किसी को मालूम ही नहीं है कि मैंने बोला कामरा एक काम कर, इसको काली माता बनाते हैं। अब कामरा में कभी काली माता देखी नहीं, तो वो काली माता बेटा बना कैसे थे, क्या देखी है मैंने, मैं एक बात कह रहा हूँ पिक्चर में, तो भाई बना कैसे थे, तो अब इसको मालूम है, देखी है कि काली माता तो काले रंग की होती है, फटाफट इस पर पेंट मारेंगे ब्लैक कलर का, इसकी जीभ भाटे चिपका के लाल रंग कर देंगे, है कि नहीं बच्चे, और गले में मुंडों की माला समझ में आ रही बात। तो भाई जब तक हमें गेटअप ही नहीं पता तो हम उसको तैयार कैसे करें, इसलिए याद रखो, जब आपको ना बोलेगा, देखो लाइन की इक्वेशन तो लाइन की इक्वेशन ही होती है, बंदा एक ही है विजय, कभी यही हनुमान जी बन रहा है, कभी यही शिव जी बन रहा है, ये कभी काली माता जी बन रहा है, यही कभी कुछ भी बन रहा है, समझ में आ रही बात। तो नवी बनाए तो उसको गायब करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है क्या मतलब है, हाँ लाइन एक ही है, उसके रूप अलग अलग है। आपसे बोलेगा एक लाइन की इक्वेशन दे दी, जनरल इक्वेशन दे दी, इसको कभी कहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कभी कहेगा इसको सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कभी कहेगा इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब आपको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह देगा। आपको ये नहीं मालूम कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, या इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, या नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, जब तक आपको इक्वेशन ही नहीं पता कौन सी होती है, तो आप बेटा कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। इक्वेशन एक ही है, उसको कन्वर्ट करना है बस। अब जब तक आपको उसकी इक्वेशन नहीं पता होगी कैसी है, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो हम जानते हैं इक्वेशन कैसे होती हैं, अलग अलग रूपों में, ठीक है। अच्छे चलते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या सीखेंगे, एक लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। देखो बच्चे आपने देखे होंगे, ग्राफिकली कर देखो इसको, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलना है। आपको इन समय मालूम है एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला ना। इसके पैरेलल ऐसे होगी या ऐसे होगी, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होती है, y इजिकल टू प्लस माइनस बी। क्या होती है, y इजिकल टू प्लस माइनस बी। समझ में आ गई आप सबको मेरी बात? क्यों भाई, देखो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो ऐसी होगी या तो ऐसे होगी। ऐसे कब होगी, जब y की वैल्यू कुछ होगी। ऐसे कब होगी, जब y की वैल्यू माइनस कुछ होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं भाई। एक्स को तभी तो कुछ पैरेलल है। अगर एक्स कुछ हो जाएगा तो एक्स को क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। तो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो हमेशा याद रखना, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगी, y इजिकल टू प्लस माइनस बी। बी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस माइनस भी लगाया, क्या पता ऊपर हो क्या पता नीचे। समझ में आ गई बात? दोबारा बोल दो। कोई ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन बेटा y एक्सिस के पैरेलल आ गई, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, लाइक दिस वन। अब y एक्सिस बेटा कौन है, इसमें x के जो पड़ी हुई है ये। इसके पैरेलल बच्चे लाइन इस तरीके से होगी, लाइन बच्चे इस तरीके से होगी, मतलब वो होगी x इजिकल टू प्लस माइनस a। हाँ या ना? यस सर, क्लियर है ना? सही बात। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जी, तो हम कर रहे थे, वो बड़ा कॉल आ गई थी ना, ध्यान। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस वाली बेटा इक्वेशन का, लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन का नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है इसका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो ये कैसी होती है देखने में, इसकी फिगर की बात करो। ये बेटा लाइन कुछ इस तरीके से होती है, इसको ग्राफिकली देखो। बड़े लाइन कैसी होती है, कुछ देखने में इस तरीके से होती है। ये वाला पॉइंट होता है मेरा एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर है, एक्स की वैल्यू तो 0 होगी इसकी, और जो वाई की वैल्यू होगी उसको मैं सी बोल रहा हूं। तो जो वाई बेटा इक्वेशन होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम क्या होता है, एम क्या होता है, स्लोप, और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वाई कोऑर्डिनेट, जो जहां सी होता है जहां पर वो वाई को काट रही है उसे सी बोलते हैं। तो याद रखो, कभी भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करता है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को जहां काट रही है वो क्या है ना, उस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करते। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए और एक स्लोप चाहिए बस। तो यहाँ पे x क्या है? देखो एक्स और वाई के बिना तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी। नहीं बोलेंगे यार, जैसे आप बता रहे हैं कि सी वाई इंटरसेप्ट है, एम स्लोप है, और हर इक्वेशन में एक्स और वाई तो होगा ही होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक्स और वाई तो नहीं है, यहाँ वाई एक्स नहीं है तो यहाँ वाई नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी इक्वेशन होंगी, अगर इक्वेशन है तो एक्स और वाई है। जैसे यहाँ पे लाइक दिस वन, इस वाली में एक्स भी था और वाई भी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, बहुत सारी इक्वेशन है। इक्वेशन of line passing through two points x1 y1 and x2 y। क्या कह रहा है, उस लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंटों के इंटरसेक्शन से पास होती है, उस लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंटों से पास होती है,
लाइक दिस वन। मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। चल मर जा। ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2। इन दो पॉइंटों से होकर कोई लाइन गुजरी तो उसकी इक्वेशन बेटा हमेशा याद रखना, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये क्या है? ये उस लाइन की इक्वेशन है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है। क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये क्या है? ये उस लाइन की इक्वेशन है विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दोबारा बोल दो, दोबारा बोल दो। सर ना y1 y2 तो पता है, ये y क्या है? बेटा x और y तो होंगे ही होंगे, उसके बिना तो इक्वेशन नहीं बनेगी रामलाल। यहां भी मैंने बात बोली थी x और y तो होंगे ही होंगे, उसके बिना इक्वेशन नहीं बनेगी। अब जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट को मान लेना x1 y1, दूसरे को मान लेना x2 y2, घुसड़ देना इसमें। x और y तो रहेंगे, उसके बिना क्या नहीं रहेगी इक्वेशन। नहीं समझे? बोला फिर पक्का ना? कंफ्यूजन? ठीक है, इसलिए घर का मामला ही है। नेक्स्ट। हाँ पूछ लो, बता दो। कुछ नहीं समझ में आया बताओ बेटा। अरे कितना लंबा बचा? अभी बेटा पूरा जाएगा, देखता इक्वेशन, चिंता कर रहा, देखता जाते। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through a point x1 y, x1 y। देखो यहां पे क्या कह रहा है? एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका आपको एक स्लोप भी दे दिया। या फिर इसको कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसका एक और नाम है इक्वेशन, मतलब बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका है। जैसे हम बोले घुमा फिरा के बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, कामरान के पापा, कामरान की मम्मी के पति, बस समझ में आ गया मतलब बोलने का क्या तरीका है। बंदा एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है, बंदा एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है। कामरान के बच्चों के दादा, समझ में आ गया, बंदा एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ जैसे इसको, हाँ बिल्कुल, ये तो ज्यादा इमोशनल हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, उस लाइन की इक्वेशन जिसका एक स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, तो स्लोप को m बोल देंगे, पॉइंट को x1 y1 बोल देंगे, या तो ऐसे बोलते हैं। या इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन इन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बिल्कुल, इसको ना पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों? इसमें एक पॉइंट देता है और एक स्लोप देता है। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखो अच्छी बात है, मानना है ये और ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। यहां पे देखो ये m निकालने का फॉर्मूला तो है, भाई m निकालने का फॉर्मूला तो है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया? m। इधर को कर लिया नहीं समझ में आई बात? दोनों एक ही तो है। आप यहाँ एक काम करो, इन दो पॉइंटों से क्या निकाल दो? स्लोप निकाल दो और फिर इसमें डाल दो, बात हो गई। तो एक पॉइंट समझ में आ गई बात? नेक्स्ट। हाँ ये भी हो गई, ये भी हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, बहुत सारी होती कैसे करेंगे इसके? बेटा पता कन्वर्ट करने को आएंगी। इसको ये बनाओ या वो बनाओ या ये बनाओ, आपको उसकी शक्लें याद होनी चाहिए। बस कराऊंगा ना सवाल, अभी थोड़ा सवाल समझाऊंगा ना आपको, प्रोसेस कराऊंगा तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बेटा लाइन की इक्वेशन क्या होती है? बेटा सुन लो बाबू, तुम तरक्की कर जाओगे जीवन में, सुनोगे तो वैसे भी जीवन खराब है। IIT ये देखो, हाँ कर सकते हो IIT। रिक्शे वाले का बच्चा भी IIT करेगा। हाँ बात सुनो बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल का मतलब मान लो कोई लाइन है, क्या है? लाइन, नॉर्मल लाइन है।
उस पे बेटा ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। यस सर। इसको बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं? पी। अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? एक एंगल बनाएगा ओमेगा। डब्ल्यू नहीं लिखा मैंने, कैसे डब्ल्यू है? ओमेगा। हाँ डब्ल्यू ये होता है ओमेगा, इसकी बहु घुमा दो ऐसे समझ में आ गई? ये होता है ओमेगा। अरे थीटा बोल रहा है एंगल बेशक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। हाँ वेयर प्लीज ध्यान दो, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल और पी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, ओमेगा एंगल है, पी परपेंडिकुलर। हाँ ऑरिजिन। तो ये याद रखना, इक्वेशन जो होती है कभी भी बोले नॉर्मल की इक्वेशन क्या है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक करे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। चले आगे। इक्वेशन एक दो और, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म समझा दो बेटा, यहां देखो जरा। ये देखिए, ये ग्राफिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश मैंने ड्रॉ करा। एक लाइन है, उसने ऐसे करके इनको इंटरसेक्ट किया, है ना? तो देखो एक्स एक्सिस को जहां काटेगी उस वाला पॉइंट क्या होगा आपका? 1,0, और जहां वाई एक्सिस काटेगी वो पॉइंट क्या होगा? 0,b, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई 0 हो गया, वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो गया, हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहां पे a और b है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x को कहां काटा? वो a है, x इंटरसेप्ट। b y को कहां काटा? वो b है, y इंटरसेप्ट। दोबारा समझा दो एक बार, दोबारा समझा दो विशाल, पक्का समझ में आ गया? इंटरसेप्ट है उमेर? वो कौन सा इंटरसेप्ट है? स्लोप। हाँ ये और ये बिल्कुल उमेर ने एक बात पकड़ी है, बिल्कुल खान पकड़ दिया साहब। मैंने। इन्होंने क्या कहा? चौकी ने पकड़ने का बात है ये और ये एक ही है क्या? नहीं, ये फॉर्म अलग है। ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। इन पे ध्यान देना बच्चे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है तो वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और सिर्फ इंटरसेप्ट बोल रहा है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y इज इक्वल टू b। बस लोगो को बुलाएंगे। हाँ चले आगे। बेटे भी पकड़। नेक्स्ट प्लीज लास्ट, इसको रेज कर दूं हल्का सा, इसको रेज कर दो हल्का सा, ताकि हमारा लास्ट लाइन की इक्वेशन बची है वो और हो जाए। फिर आप लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। देखिए कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन, बड़ा ध्यान रखिए प्लीज। इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through intersection of two lines। समझे क्या लिखा हुआ? उस लाइन की इक्वेशन जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। जैसे देखो भाई, दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। यहाँ से पहुंचना। बात समझ में आ गई? इन्होंने बेटा कहीं पे इंटरसेक्ट किया, उनके इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास हुई। समझ में आ गई बात? इसको नाम दे रहा हूं मैं L, उस लाइन की इक्वेशन। अब भाई देखो, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से कोई तीसरी लाइन पास हो रही है, हाँ या ना? तो दो की इक्वेशन तो देगा आपको। लेट्स सपोज दैट गिवन टू इक्वेशंस आर, जो दो इक्वेशंस है वो है, पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन समझ गए ना? पर L, ये वो लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे
जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है, जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो बच्चे उसकी इक्वेशन होती है पहली लाइन की इक्वेशन, पहली वाली लाइन की इक्वेशन अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पता है ना क्या होता है, a1 प्लस b1 बस। c1 स्क्वायर वो 3D में होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन की इक्वेशन प्लस सेकेंड लाइन की इक्वेशन अपॉन में उसका अगेन मैग्नीट्यूड, रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो ये था बच्चा आपका चैप्टर नंबर 10 का इंट्रो। मैं एक बात तो बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो है, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो है। अगर बेटा ये आपने ध्यान से कर लिया, अगर आप लोगों ने ये ध्यान से कर लिया इंट्रो, तो एक बात याद रखना, ये आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मजाक से हट के बेटा प्लीज, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है ना। और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको लगा कि इसका 2 क्लासेस में इंट्रो चला मारा हमने, लेकिन बेटा अब आपको अगर इंट्रो आता है तो क्वेश्चंस का सिलसिला बहुत आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग सारे इसके इंट्रो को जरूर पढ़ो, हर फॉर्मूला आपको याद हो, नोट कीजिए प्लीज।